हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमने इस चैनल पर साइंस फाउंडेशन बैच चला रखा था। साइंस फाउंडेशन बैच है दोस्तों हमारा विज्ञान का थ्योरी एंड एमसीक्यूज। एजुकेशन इज विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। क्लास नंबर आज हमारी 8 है और हम पढ़ रहे थे दोस्तों यहाँ पर मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में। मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रोगों के बारे में। हम रोगों के बारे में पढ़ रहे थे कि मनुष्य के रोग कौन कौन से होते हैं, रोगों के नाम, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा है हमारा सर, साइंस विज्ञान के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में मानव रोगों की सूची कि मानव रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से वो फैलते हैं। तो उन मानव रोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। रोग का मतलब हमने पढ़ लिया था, जन्मजात रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, एड्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था। कैंसर, गाउट, हीमोफीलिया, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जानेंगे हम हीमोफीलिया ए के बारे में। हीमोफीलिया ए क्या होता है? एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन फैक्टर 8 की कमी से पहचाना जाता है। एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन फैक्टर 8 की कमी से पहचाना जाता है। हीमोफीलिया के लगभग 4/5 मामले इस प्रकार के होते हैं। फिर हीमोफीलिया भी होता है सर हमारा, यह क्रिसमस रोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक में दोष के कारण होता है। ठीक है, फिर आता है सर हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? ये एक बहुत प्रमुख रोग होता है। ये एक वायरस बीमारी है। ये क्या है? एक वायरल बीमारी है। जो हेपेटाइटिस होती है सर, वो एक क्या होती है? वायरल बीमारी होती है जो यकृत एनोरेक्सिया का कारण बनती है। जो किसका? लीवर की बीमारी का, लीवर की एनोरेक्सिया बीमारी का प्रमुख कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप यकृत क्षति, यानी आपको जो लीवर में कैंसर हो सकता है, यकृत कैंसर या पीलिया होता है। इसकी वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से। यह मल मौखिक मार्ग में फैलता है, मल मौखिक मार्ग से फैलता है और बच्चे और युवा वयस्क इसके प्रति संवेदनशील होते हैं और कोई भी टीका स्वीकार्य नहीं है। इसका ऐसा कोई टीका नहीं बना इसके इलाज के लिए जो हेपेटाइटिस को खत्म कर सके। तो इससे जितना बचा जा सके उतना ही बेहतर होता है, जितनी सावधानी रखी जाए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कुछ रोगों के नाम और उनकी सूची। देखो, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। पहले तो हम पढ़ेंगे रोगों का नाम। रोग का नाम क्या है, फिर उसके होने के कारण क्या है, रोग किस कारण होता है। ठीक है, फिर उसके प्रभावित हिस्से, रोग के कारण कौन कौन से प्रभावित हिस्से हैं शरीर के, और प्रसार की विधि, किस प्रकार से ये फैलता है। तो सर पहला आता है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर आता है इन्फ्लुएंजा। क्या आता है? इन्फ्लुएंजा। ये होता है मिक्सो वायरस, आरएनए वायरस होता है। इसको मिक्सो वायरस या आरएनए वायरस के कारण फैलता है और यह हमारे श्वसन मार्ग, श्वास नली और ब्रांकाई की उपकला की परत को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये किससे होता है? बूंदों से संक्रमण। इसकी बूंदों से क्या होता है? संक्रमण फैलता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है सर हमारा सामान्य जुकाम। नॉर्मली जो हमें खांसी जुकाम हो जाती है, ये एक वायरस की विशाल विविधता है। सामान्य रूप से राइनो वायरस या आरएनए वायरस इसको बोल सकते हैं। और ये श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, श्वास लेने की प्रक्रिया, नाक का बंद हो जाना, और ये भी बूंदों से संक्रमण फैलता है, छींकने से फैलता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर सर हमारा चेचक। क्या होता है चेचक? ये होता है बेरियोला वायरस, डीएनए वायरस होता है। ये डीएनए वायरस होता है, बेरियोला वायरस। श्वसन मार्ग और या फिर त्वचा को दोनों को प्रभावित करेगा। ड्रॉपलेट संक्रमण, यानी त्वचा में घाव करेगा। ये क्या करेगा? चेचक जो होता है त्वचा में स्किन इफेक्ट भी कर सकता है, त्वचा में घाव भी फैला सकता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है हमारी छोटी माता, जिसको हम चिकन बॉक्स भी बोल सकते हैं ना, छोटी माता। ये क्या होता है? वेरिसेल्ला जोस्टर होता है, त्वचा पर दाने पड़ जाना और हवा में उड़ने वाली बूंदे। ये हवा में उड़ने से, हवा में एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैल सकती है। इसको छोटी माता या चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। फिर अगला आता है सर 5वें नंबर पर हमारा कंठमाला का रोग। कंठमाला का रोग क्या होता है? पैरामाइक्सो वायरस होता है। ये आरएनए का वायरस होता है और वयस्क पुरुषों में श्वसन मार्ग, रक्त, लार ग्रंथियों
वर्षण के माध्यम से इसमें संक्रमण होता है। ठीक है, और ये बूंदों से संक्रमण फैलता है। फिर छठे नंबर पर आता है सर हमारा खसरा। क्या होता है खसरा? पैरामाइक्सो वायरस होता है, आरएनए वायरस, श्वसन मार्ग, त्वचा और आंतों तक फैलता है। ये भी बूंदों से संक्रमण होता है। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा जर्मन खसरा, रूबेला जिसको बोला जाता है जर्मन खसरा, या इसको हम रूबेला भी बोल सकते हैं। रूबेला वायरस क्या होता है? ये श्वसन मार्ग को, गर्दन को, आंखों और त्वचा में लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है और ये भी हमारे बूंदों से संक्रमण फैलाता है। फिर 8 नंबर पर आता है सर हमारा पोलियो। क्या आता है? पोलियो माइलाइटिस। माइलाइटिस होता है, पोलियो माइलाइटिस जिसको पोलियो बोला जाता है। पोलियो वायरस आरएनए वायरस से फैलता है। ये हमारी ग्रसनी को, आंत को, फिर रक्त, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में, मोटर या न्यूरॉन्स, पक्षाघात में भी हो सकता है। यह बूंदों से मानव मल के माध्यम से भी संक्रमण फैलाता है। कौन सा? पोलियो का रोग। किसका रोग? पोलियो का रोग। तो इस प्रकार से विभिन्न रोग है जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर अगला है सर हमारा पीला बुखार। 9वें नंबर पर आता है हमारा पीला बुखार। पीला बुखार क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक अरबो वायरस है, यानी ऑर्थोपाड जनित वायरस, आरएनए वायरस है। रक्त वाहिकाओं और यकृत की परत को यह प्रभावित करता है। वेक्टर ऑर्थोपोड्स जैसे टिक्स मच्छरों की वजह से फैलता है। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे आता है सर हमारा एड्स। क्या आता है? एड्स, HIV। ठीक है, ये HIV होता क्या है? रेट्रो वायरस होता है, इसको आरएनए वायरस कहते हैं। ये एक प्रकार से त्वचा का कैंसर भी होता है और समलैंगिक और विषम लैंगिकों के बीच यौन संबंध से होता है। जो एक से ज्यादा अधिक से पार्टनर से संबंध रखे, शारीरिक संबंध, उनकी वजह से HIV फैल सकता है। ठीक है, फिर 11वें नंबर पे आता है सर हमारा इबोला रक्तस्रावी बुखार। इबोला रक्तस्रावी बुखार, इबोला वायरस रोग होता है ये, EVD। क्या होता है? EVD, इबोला वायरस रोग। ठीक है, यह इबोला वायरल डिजीज मनुष्यों में घातक बीमारी जैसे बुखार के ऐसे इसमें लक्षण पाए जाते हैं। यह जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। कहां से आता है ये? जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है तथा मानव से मानव संसरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमण के दौरान भी ये फैल सकता है और संक्रमण की वजह से भी ये फैल सकता है। फिर 12 नंबर पे आता है सर हमारा जीका रोग। जीका रोग क्या होता है? देखो, जीका वायरस मच्छर जनित रोग होता है। जीका वायरस कौन सा होता है? यह एक मच्छर जनित रोग होता है। ठीक है, लोगों में डेंगू, पीला बुखार जैसी हल्की बीमारियां पैदा करता है। ये क्या करता है? लोगों में डेंगू, पीला बुखार जैसी हल्की बीमारियां उत्पन्न करता है। जैसे मूलतः गर्भवती महिलाओं में संक्रमण उनके शीशों में सामान्य रूप से छोटे सिर से जुड़ा होता है। ये क्या कहलाता है? जीका रोग कहलाता है। फिर 13 नंबर पे आता है, अब ये अगला स्टेप है सर हमारा यहाँ पर, मनुष्यों में जीवाणु जनित रोग। अब जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं? यहाँ पर रोगों का नाम है, उनके कारण है, शरीर के प्रभावित हिस्से, प्रसार की विधि और टीकाकरण या एंटीबॉडी प्रकार। तो इसका देखो, फर्स्ट है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, उसके कारण यह रोग फैलता है। ऊपरी श्वास नलिका, मुख्यतः गले, हृदय को भी विष प्रभावित करता है और ये बूंदों से संक्रमण होता है। और इसका टीका क्या होता है? टॉक्सोइड। टॉक्सोइड का टीका इसमें क्या करता है? मदद करता है। फिर दूसरा होता है सर हमारा क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। मुख्यतः ये फेफड़ों को, लंग्स को इफेक्ट करता है। किसको? लंग्स को। और बूंदों से संक्रमण होता है। संक्रमित मवेशियों का दूध पीना, संक्रमित मवेशियों का दूध पीना, यह बूंदों से संक्रमण फैलता है। ठीक है, और इसकी जो टीका है वो होता है एक BCG जीवित कमजोर बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोसिनिन, इन टीकाकरण से हम इसका बचाव कर सकते हैं। फिर तीसरे में पाते सर हमारी काली खांसी, जिसको पर्टुसिस बोलते हैं। बॉर्डेटेला पर्टुसिस क्या होता है? ऊपरी श्वसन पथ जिससे भयंकर खांसी आती है। बूंदों से संक्रमण होता है और मारे गए बैक्टीरिया की वजह से ये हट सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सर इसमें रोगों के बारे में। अगला आता है सर सूजाक हमारा। क्या आता है? सूजाक। सूजाक होता है नेइसेरिया या गोनोरायु, है ना? नेइसेरिया या गोनोरेहुई। ये क्या होता है? कहां पर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा? प्रजनन अंग, मुख्य रूप से मूत्र जननांगी मार्ग की श्लेष्मा झिल्ली, नवजात शिशुओं को
गंभीर नेत्र संक्रमण हो सकता है यदि वे संक्रमित जन्म नहर से गुजरते हैं तो। ठीक है, मेनतः जो मुख्यतः ये होता है मनुष्य के जननांगों में फैलता है ना, मूत्र वाहिकाओं में, मूत्र नलिकाओं में इसका फैलने का ज्यादा खतरा होता है, या फिर जो छोटे शिशु जन्म लेते हैं उनकी आंखों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। और ये यौन संपर्क से संक्रमण होता है। मान लो एड्स है हमारा, ठीक है, HIV है, उनसे भी एक दूसरे में पार्टनर्स में फैलने का खतरा होता है। और एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से इसका क्या किया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। फिर अगला आता है सर हमारा उपदंश। उपदंश क्या होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम एक नाम की बीमारी होती है इसकी, और ये प्रजनन अंग जैसे फिर आंखें, हड्डियां, जोड़, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय और त्वचा, इन सबको प्रभावित करेगा। और यौन संपर्क से संक्रमण होता है इसका भी। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन का इसमें यूज कर सकते हैं। फिर आता है सर हमारा धनुस्तंभ। धनुस्तंभ क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेनानी होता है, ये खून विसुत्पन्न होता है जो रीढ़ की हड्डी की मोटर तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे लॉक्जा, जबड़े में अकड़न होना, उत्पन्न होना और मांसपेशियों तक फैल जाता है। ये घाव का संक्रमण होता है और टॉक्साइड नाम के वैक्सीकरण से इसको बचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा इसमें हैजा। हैजा क्या होता है, ये क्या होता है, विब्रियो हैजा होता है जो आहार नाल और मुख्यतः छोटी आंत को प्रभावित करता है। हैजा से क्या प्रभावित होता है, हमारा आहार नाल और मुख्यतः छोटी आंत प्रभावित होती है। और ये कहां से होता है, देखो ये मल संदूषण का, जो संक्रमित व्यक्ति से मल से दूषित भोजन, जलजनित पदार्थ या दूषित वस्तुओं को संभालना, वाहक जैसे मानव मल से भोजन की ओर जाने वाली मक्खियां, जो हमारा दूषित पदार्थ है, गंदगी है, कचरा है, मलमूत्र है, उसमें जो मक्खियां बैठती है वो हमारे खाने में भी आ बैठती है और उससे ये हैजा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके लिए यूज किया जाएगा मारे हुए बैक्टीरिया, अल्पकालिक सुरक्षा और हमेशा प्रभावी नहीं है। एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल की सहायता से इस पर प्रभाव या बचाव किया जा सकता है। फिर अगला आता है सर हमारा टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर क्या होता है, इसको बुखार भी बोलते हैं ना, ये होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम होता है इसका। ये हमारी आहार नली, फिर लविशिका, लसिका, रक्त, फेफड़े, अस्थि, मज्जा, पलीहा तक फैल जाता है। हैजा जैसे ही एक रोग है और मारे गए बैक्टीरिया टाइफस वैक्सीन की वजह से इस पर काबू पाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा जीवाणु जनित पेचिश। जीवाणु जनित पेचिश क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या होता है, एक सिगेला डिसेंटेरिया होता है। सिगेला डिसेंटेरिया इसको बोला जाता है। ये हमारे आहार नाल को मुख्यतः इलियम और वृद्धांत को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये भी एक हैजा जैसा रोग होता है और इसका कोई टीका नहीं है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है मेडिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो इससे जितना बचा जा सके उतना ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीवाणु जनित खाद्य विषाक्तता। जीवाणु जनित खाद्य विषाक्तता का मतलब क्या होता है, जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें जो जीवाणु रोग होते हैं, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जिनकी वजह से भोजन हमारा प्रदूषित हो जाता है और उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रेस्टोएंट्रासिस या सैल्मोनेलोसिस बोला जाता है इसको, साल्मोनेला एसपी बोला जाता है। ये हमारी आहार नली को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं जैसे मुर्गी, सुअर के मांस से भोजन जनित संक्रमण होना हैजे के रूप में मल संदूषण माध्यम से बढ़ता है। और इसके लिए एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन का भी यूज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा यहाँ पर बीमारियों के बारे में जानते हैं हम। एंसिलोस्टामियासिस या हुकवर्म रोग एक नई बीमारी होती है इस प्रकार की, एंसिलोस्टोमियासिस या हुकवर्म रोग। ये इसका जिम्मेदार रोगाणु और उसका निवास स्थान क्या है, एंसिलोस्मा बेलानेले मनुष्य की छोटी आंत या जेजुना में होता है। ठीक है, और इसके संचरण का तरीका क्या होता है सर, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, मल के साथ फाइलेरिया के लार्वा का निकलना, मल दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलने से व्यक्ति को संक्रमण होता है। त्वचा शोध, लाली, गंभीर रक्ताल्पता, ग्रहणी संबंधी अल्सर, कब्ज, पीला चेहरा होना, फूल जाना, थका होना, निचले पल के सूजी होना, ये इसके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। फिर आता है सर हमारा एस्कारियासिस। एस्कारियासिस क्या होता है, एस्कारियासिस लुम्ब्रिकोइड्स मनुष्य की छोटी आंत
में पाया जाने वाला क्या होता है, रोग होता है। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, पके अंडे मल के साथ बाहर निकल जाना, कच्ची सब्जियों के साथ पके एक्वेरियस अंडे निकलने से संक्रमण हो सकता है। और ये कहाँ नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों में लार्वा, निमोनिया, टाइफाइड, बुखार, प्रोटीन और विटामिन ए की कमी के कारण परिणाम स्वरूप प्रोटीन क्लोरीन कुपोषण, रतौंधी, अर्पेंडशिस, पीलिया आदि हमारा इसका कारण बन सकती हैं। और इन्हीं कारणों से हम क्या हो सकते हैं, ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा एंट्रोबाइसिस या पिनवर्म रोग। एंट्रोराइबिसिस या पिनवर्म रोग एंट्रोबियस वर्मिक्युलिस सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की वजह से होता है। दूषित भोजन पेय में अंडे के अंतःग्रहण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण होता है। और गुदा के चारों ओर एक्जिमा जैसी स्थिति, रात में बिस्तर गीला, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की सूजन, इनका इसका क्या है, मेन रोग है। फिर होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया सर हमारे बुचेरिया, बेनक्राफ्टी, लसिका वाहिकाएं और लिम्फ नोड्स की वजह से होती हैं। मच्छर के जीवन चक्र का वह हिस्सा जिसमें लार्वा विकसित होता है और मनुष्य के लिए संक्रामक हो जाते हैं। मच्छर के काटने से लार्वा त्वचा पर जमा हो जाता है, जो छिद्रित घाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं और लसिका नली को तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से ये हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और किन किन हिस्सों को, फिलाफा अर्थात पैर, अंडकोश, लेबिया, वक्षेक, स्तन, अग्रबाहु और कुछ भागों का अत्यधिक बढ़ जाना, इन चीजों को यह प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं सर हमारे कवक से होने वाले रोग। कवक से किस प्रकार से रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग जो वायरल डिजीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कवक से किस प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहली बीमारी होती है सर हमारी दाद, जिसको टिनिया बोला जाता है। माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटिन इसको बोला जाता है। ये जिम्मेदार रोगजनक है। संचरण का तरीका क्या होता है इसमें, बिना नहाए बिल्लियों, कुत्तों, संक्रमित व्यक्तियों द्वारा संभाली गई वस्तुओं को सीधा संपर्क में आना, संक्रमण फैलना। त्वचा और सिर पर एक से अधिक छाले हो सकते हैं। बच्चों में आंशिक स्थायी गंजापन पैदा कर सकता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। फिर आता है सर हमारा एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, ये कौन सा रोग, इसमें ट्राइकाफाइटन पैरों की खराब स्वच्छता, जहां त्वचा लंबे समय तक गर्म और नम रहती है, उन पर यह प्रभावित होता है। और इसका कहां पर क्या नुकसान पहुंचता है, संक्रमित क्षेत्रों में दर्दनाक खुजली, जलन महसूस होना, त्वचा में दरारें दिखना, पैरों की उंगलियों के बीच ढीली मृत त्वचा का ढेर चिपक आना, ये सारे इसके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, जो हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा मधुरा फुट। मधुरा फुट क्या होता है, मोरेलो माइसोटोमी इसको बोला जाता है। कवक त्वचा पर किसी छोटी सी चोट के माध्यम से ये प्रवेश कर जाते हैं। मान लो कोई भी छोटी सी चोट लग गई, कट हो गया, तो उसके माध्यम से मधुरा फुट हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इनका क्या लक्षण है, निचले अंगों में दीर्घकालिक दानेदार संक्रमण उत्पन्न होता है, प्रभावित भाग बढ़ जाता है और उसमें कई गहरे रोग हो जाते हैं। व्यापक अस्थि विनाश के कारण अपंगकारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर धोबी खुजली। धोबी खुजली क्या होती है, कई अलग अलग कवक होते हैं, संक्रमित व्यक्ति द्वारा संभाली गई वस्तुओं के माध्यम से सीधा संपर्क आना। मान लो कोई व्यक्ति इस रोग से संपर्कित हो गया है ना, तो कोई पीड़ित है और दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आ गया, उसको संक्रमण हो गया, तो ये रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इससे कौन से अंगों में प्रभाव होता है, ये एक प्रकार का दाद है जो संक्रमण आमतौर पर कमर और जांघों की भीतरी सतह पर होता है। लाल चकत्ते जो बहुत खुजली करते हैं, ठीक है, इसको धोबी खुजली बोला जाता है। और एक और बोला जा सकता है इसको सोराइसिस। क्या बोला जा सकता है सर, सोराइसिस। सोराइसिस भी बोल सकते हैं इसको, या एक्जिमा भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्जिमा रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कुछ और जानकारी लेंगे, अब हम कुछ और। आनुवांशिकी विज्ञान मानव की वंशानुगत विशेषताओं को कैसे परिभाषित करता है। अब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि जेनेटिक्स होती क्या है और जेनेटिक्स को किस रूप से आगे बढ़ाया जाता है। यानी आनुवांशिक जो विज्ञान है मानव की वंशानुगत विशेषताओं को कैसे परिभाषित करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वे मूल लक्षण जो अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं।
और ऐसे आनुवंशिकता के संचरण की जो प्रक्रियाएं हैं नहीं, और उनके कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी हम यहां पर कहते हैं। तो इसमें क्या पढ़ा सर हमने कि वे मूल लक्षण जो अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ये तो होते हैं सर हमारे आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के द्वारा संचरित होते हैं। फिर ऐसी आनुवंशिकता के संचरण की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके कारणों के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिका के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको सर और भी इफेक्टिव अंडरलाइन कर सकते हैं हम। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी आनुवंशिकता का जनक कौन है सर? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने आनुवंशिकता की खोज की और उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने आनुवंशिकता और आनुवंशिक सिद्धांत का वैज्ञानिक अध्ययन किया उन्होंने पृथक्करण, प्रभुत्व और स्वतंत्रता वर्गीकरण के सिद्धांतों की स्थापना की जो आनुवंशिक के विज्ञान का सबसे मौलिक आधार बन जाए या उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, फिर हम यहां पर पढ़ते हैं। देखो उनकी जो पद्धति है बगीचे की मटर की विभिन्न किस्मों के क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थी जिसमें स्पष्ट लक्षणों के विरोधी जोड़े थे। उन्होंने पृथक्करण, प्रभुत्व, स्वतंत्र वर्गीकरण के सिद्धांतों की स्थापना की जो आनुवंशिकी के विज्ञान का सबसे मौलिक आधार बन गया। जीन मेंडल कारक गुणसूत्र का मुख्य घटक है जो आनुवंशिक विशेषताओं को वहन करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहां पर सर मेंडल का प्रभाव। मेंडल का प्रयोग क्या था? देखो मेंडल ने किस प्रकार प्रयोग किया मटर के पौधे का, तो इसको विस्तार से जानते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मटर के विभिन्न पौधों का अध्ययन किया। उसने मटर के विभिन्न पौधों के ऊपर प्रयोग किया और आनुवंशिकता के आधार पर एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे मेंडल का वंशानुक्रम का नियम कहा जाता है, जिसे मेंडल का वंशानुक्रम का नियम भी कहा जाता है। उन्होंने मटर की प्रजातियों के 7 जोड़े यादृच्छिक रूप से चुने थे जिसमें यह देखा गया कि उनके प्रयोग में एक जोड़े की वंशानुगत विशेषता दूसरे जोड़े की वंशानुगत विशेषताओं को दबा देती है। पहले जोड़े को उन्होंने डोमिनेंट कहा, जिसे बड़े अक्षर से लिखा जाता है। यानी डोमिनेंट का मतलब होता है दान देने वाला, डोमिनेट कर दिया उसने। ठीक है, जैसे कि लंबाई के लिए वहां पर टी, और दूसरे जोड़े को रिसेसिव कहा जाता है जिसे छोटे अक्षर से लिखा जाता है, जैसे कि बोने के लिए टी। यानी लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी, जो आनुवंशिक प्रतीक के रूप में आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो उन्होंने किसका नियम दिया था? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का। लंबे के लिए कैपिटल टी, छोटे के लिए स्मॉल टी। अब इनके हम वर्ण, प्रमुख पात्र और अप्रभावी वर्णों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बीज का आकार कैसा होना चाहिए सर? बीज का आकार गोलाकार चिकना बीज होना चाहिए और झुर्रीदार बीज होना चाहिए। बीज पत्र का रंग कौन सा होना चाहिए? पीला बीज पत्र होना चाहिए, हरा बीज पत्र होना चाहिए। और फूल का रंग कैसा होता है सर? प्रमुख पात्र में लाल और अप्रभावी वर्ण में सफेद होता है। फल का आकार कैसा होगा सर? चिकना और इसमें सिकुड़ा हुआ या झुर्रीदार हो जाएगा। फल का रंग कैसा होगा सर? इसमें हरा, इसमें हो जाएगा पीला। फूल की स्थिति इसमें क्या होगी सर? बंद किया हुआ और इसमें सबसे अधिक दूर। और पौधे की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी सर? लंबा, इसमें बोना आदमी। ठीक है, ये इसके वर्ण है किसके? मेंडल के, जो उसने सिद्धांत दिया मटर के पौधे के बारे में। उसने यहाँ पर हमको क्या किया? इनके बारे में डिफाइन किया या दर्शाया कि कौन कौन से लक्षण उनमें पाए जा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। मेंडल के अनुसार प्रत्येक प्रजनन कोशिका में एक ही वंशानुगत विशेषता को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं, और जब भी ये दोनों कारक समान होते हैं तो इसे समयुग्मीय कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों कारक विपरीत होते हैं तो इसे विषम युग्मीय कहा जाता है। उन्होंने संकरित प्रजातियों की वंशानुगत विशेषताओं का निदान करने के लिए विपरीत विशेषता वाले
एक या दो जोड़ी प्रजातियों का अध्ययन किया, इसलिए एक जोड़ी क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और दो जोड़ी डाइहाइब्रिड क्रॉस होती है। यानी उन्होंने टी टी इस प्रकार से लिया था। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा कैपिटल टी बन गया, और इस टी के साथ में सर ये स्मॉल टी और टी बन गया। ठीक है, इस टी के साथ में सर ये कैपिटल क्या हो गया, स्मॉल टी टी हो गया, और इसके साथ में क्या हो गया सर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो इस प्रकार का उन्होंने एक क्रॉस हाइब्रिड और डाइब्रिड का उसने मॉडल प्रस्तुत किया था। अब इनके बारे में जानते हैं, देखो किस प्रकार से इनका अध्ययन किया। फर्स्ट आती है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और पृथक्करण का नियम। पृथक्करण कैसे किया जाता है उस पृथक्करण की चर्चा यहां पर हम करेंगे। वंशानुक्रम आनुवांशिक रूप से नियंत्रित विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण है। इसमें हम पौधे की ऊंचाई जैसे एकल विशेषता या गुण की वंशागति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आता है सर हमारा, इसमें फर्स्ट आता है इसका, मेंडल ने सबसे पहले शुद्ध नस्ल के लंबे मटर के पौधों को शुद्ध नस्ल के बौने मटर के पौधों के साथ संकरण करवाया और पाया कि पहली पीढ़ी F1 या F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उत्पन्न हुए हैं। पहली संतति में कोई बोना मटर का पौधा प्राप्त नहीं हुआ है। ये फर्स्ट इसकी संतति हो गई। फिर दूसरी संतति लेते हैं सर इसके बाद मेंडल ने F1 पीढ़ी के लंबे मटर के पौधे को संकरण कराया और पाया कि दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 में लंबे और बोने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। 3:1 रेशियो, यानी 3 तो क्या हुए लंबे, ठीक है, और एक क्या हुआ छोटा बोना। अब ये जो अनुपात है 3:1 को मोनोहाइब्रिड अनुपात के रूप में जाना जाता है, अर्थात 3 लंबे और 1 बोना। मेंडल के वंशानुक्रम के प्रथम नियम के अनुसार किसी जीव की विशेषताएं आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी जीव की जो विशेषताएं होती हैं सर वो आंतरिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं। ऐसे कारकों के जोड़े में से केवल एक ही युग्म और मौजूद हो सकता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब फिर दूसरा आता है हमारा द्विसंकर क्रॉस व स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये भी मेंडल का नियम है। इसमें मेंडल द्वारा चुनी गई दो विपरीत विशेषताओं की विरासत शामिल है। बीजों का आकार और रंग, गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज, उनको उसने लिया था। अब इसका स्पष्टता हमारे, उन्होंने पहले गोल पीले बीज वाले शुद्ध नस्ल के मटर के पौधों को झुर्रीदार हरे बीजों के साथ संकरण कराया। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो गोल पीले बीज है शुद्ध वाले, गोल पीले वाले शुद्ध नस्ल के मटर के पौधों को झुर्रीदार हरे बीजों के साथ संकरण कराया और पाया कि जो F1 पीढ़ी में केवल गोल पीले बीज ही उत्पन्न हुए। यानी ये जो वाले हैं एक्टिव जो बीज हैं शुद्ध नस्ल के, उन्हीं के पौधे उगे और कोई झुर्रीदार हरा बीज प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी झुर्रीदार हरे बीजों का संकरण करके नए पौधों में परिवर्तित नहीं हुआ। सेकंड है, जब गोल पीले बीज वाली F1 पीढ़ी को स्वपरागण द्वारा संकरणित किया गया तो F2 पीढ़ी में आकार और रंग विभिन्न संयोजनों वाले 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, जैसे नीचे तालिका के रूप में स्पष्ट यहाँ पर किए गए हैं। अब ये कैसे हुए थे, F2 पीढ़ी में बीजों के प्रत्येक फेनोटाइप उपस्थिति का अनुपात देखिए 9:3:3:1 होता है। इसे द्विसंकर संकरण या अनुपात कहते हैं। इसको द्विसंकर संकरण भी कहा जाता है। फिर मेंडल के वंशानुक्रम के दूसरे नियम के अनुसार एक साथ क्रॉस में लक्षणों के एक से अधिक जोड़े की वंशागति में लक्षणों के प्रत्येक जोड़े के लिए जिम्मेदार कारक युग्मकों में स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं। अब इसकी विशेषताएं हम यहाँ पर जानेंगे। क्या विशेषताएं होती हैं, देखो विशेषता या गुण संतान में कैसे स्थानांतरित होते हैं, यानी हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं और जो गुण माँ बाप के अंदर है, जो संस्कार हैं, जो विशेषताएं हैं, वो उसकी संतान में कैसे उत्पन्न होएगी, कैसे जाएगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माता पिता की विशेषताएं या लक्षण यौन प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उनके गुण सूत्रों पर मौजूद जीन के माध्यम से उनकी संतानों में संचरित होती है। यानी जो XX और ये XY होता है ना, इनके क्रॉस से जो भी जीन्स में जो इनके गुण होते हैं वो उनकी संतान में उत्पन्न हो जाते हैं।
क्योंकि जीन जोड़े में काम करते हैं, इसलिए एक प्रमुख होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। और प्रत्येक माता पिता के पास गुणसूत्रों के एक जोड़ी पर प्रत्येक विशेषता के लिए जीन की एक जोड़ी होती है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक माता पिता के जीन के जोड़े से प्रत्येक विशेषताओं के लिए एक जीन ले जाते हैं। लेकिन जब निषेचन के दौरान, है ना, सेक्स के दौरान या नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है, जो बढ़ता है और विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। यानी जो निषेचन के दौरान जो शुक्राणु होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो अंडवाहिनी में जाकर अंडकोश में प्रोजेस्टेरोन से क्रिया करके एक नए अंडज का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसमें दोनों माता पिता की विशेषताएं होती हैं, XX और XY गुण, जो उसके जीन के माध्यम से विरासत में उसको मिल पाते हैं उसकी संतान से। कृपया ये ध्यान दीजिए कि यद्यपि संतान को अपने माता पिता से 2 जीन या प्रत्येक गुण के लिए जीनों की एक जोड़ी विरासत में मिलती है, लेकिन संतान द्वारा प्रदर्शित गुण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन सा जीन प्रमुख है। इस चीज को हम ये नहीं कर पाते स्पष्ट कि किसका जीन प्रमुख है, माता का या पिता का है। फिर देखते हैं जीन विशेषताओं या गुणों को कैसे नियंत्रित करते हैं। फिर हमने इसमें जाना है जीन गुणसूत्र पर डीएनए का वह भाग होता है जो जीव की किसी विशिष्ट विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के निर्माण के लिए कोड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी पौधे की संतति में लंबाई नामक विशेषता के लिए जीन है। अब लंबाई के लिए नए जीन पौधे की कोशिकाओं को बहुत सारे पौधे वृद्धि हार्मोन बनाने के निर्देश देगा और इसके कारण पौधा बहुत अधिक बढ़ेगा और इसलिए लंबा होता जाएगा। और यदि पौधे में बोनेपन के लिए जीन एक सेट है तो कम पौधे वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होगा और छोटा रह जाएगा और बोना हो जाएगा। पौधे की तरह ही जानवरों में भी यौन प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जीन के माध्यम से माता पिता की विशेषताएं प्रोषित होती हैं और ये पौधों में होता है, मनुष्य में होता है, जीव जंतु जानवरों में भी यह प्रक्रिया होती है, जिसको हम आनुवंशिकता का रूप जानते हैं। अब बात आती है इसके रक्त समूह की। देखो रक्त समूह कैसे विरासत में मिलते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप कैसे आता है। एक व्यक्ति में 4 रक्त समूह होते हैं, जैसे ए बी ए बी और ओ। यह रक्त समूह प्रणाली एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके 3 अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें आई फर्स्ट ए बी और ओ प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। फर्स्ट ए और आई बी जो होते हैं जीन एक दूसरे पर कोई प्रभुत्व नहीं दिखाते, इसलिए वे सह प्रभावी हैं, लेकिन जी ओ पर जो हावी है, दूसरे शब्दों में रक्त जीन ओ जो जीन है वो ए और बी के संबंध में अप्रभावी है, वो इनमें नहीं मिल सकता। वैसे तो रक्त के लिए 3 जीन रूप जिन्हें एलील कहते हैं होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में उनमें से सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास जीन के कौन से 2 रूप हैं। यदि अब फर्स्ट में देखो जीनोटाइप यानी जीन संयोजन ए है तो व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा, और यदि जीनोटाइप एओ है तो रक्त समूह ए होगा, क्योंकि यहां पर ओ एक अप्रभावी जीन है। यदि जीनोटाइप बीबी है तो व्यक्ति का रक्त समूह बी होगा, और यदि जीनोटाइप बीओ है तो भी रक्त समूह बी ही होगा, क्योंकि ओ यहां पर एक अप्रभावी जीन है। फिर आगे है यदि जीनोटाइप ए बी है तो व्यक्ति का रक्त समूह यहाँ पर ए बी है, और जीनोटाइप ओ है तो व्यक्ति का रक्त समूह यहाँ पर ओ है। ठीक है सर, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक जो प्रक्रिया थी बायोलॉजी की, मनुष्यों में, पादपों में, जीव जंतुओं में, उसके अच्छी तरह पढ़े, उनके रोगों के बारे में पढ़ा, उनके आनुवंशिकता के रूप में पढ़ा, और उनके रक्त समूह के बारे में हमने पढ़ा। और पिछले कुछ वीडियो में हम उनकी संतति, उत्पत्ति, उत्तक, पादप, हर प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ चुके थे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।